हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यू हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी उनके आने की संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो गाइस, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है ना। मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट पर आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं विद्युत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत होता है आजकल आज के समय में सारे यंत्र लगभग विद्युत से ही चल रहे हैं। विद्युत मतलब बिजली, बिजली से ही सारे यंत्र चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी यंत्र हमारे यहाँ टीवी, कूलर, पंखिया जो कुछ भी होते हैं ये सब कहीं ना कहीं किससे चलते हैं? विद्युत से चलते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और विद्युत से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत के अंतर्गत वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है सबसे पहले समझना है हमको कि वैद्युत आवेश क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार ये आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो देखो, इसको बताना बहुत ही आसान है, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अंत तक आपको वीडियो अच्छे से देखना है, एक एक पॉइंट आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो भाई वैद्युत आवेश के बारे में अगर हमको समझना है तो हम क्या कहेंगे कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है, जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मान लीजिए कांच की छड़ है और इसको अगर हम रेशम पर रगड़ें, थोड़ी देर तक कस के रगड़ दें और रगड़ने के बाद में हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन पर रख दें या मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ को रख दें और जब उस पर इस क्षण को हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये उन छोटे छोटे टुकड़ों को या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और अपनी ओर आकर्षित करने की ही यह क्रिया जो है वैद्युत आवेश कहलाती है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आपको समझ में आई। इसी तरह से अगर आप एबोनाइट की एक छड़ ले लेंगे और एबोनाइट की छड़ को जब आप बिजली के खाल पर रगड़ते हैं तो वो भी क्या करती है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, यानी कि अपनी ओर खींचने लगती है। तो अगर आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा लिखनी है तो आप क्या कहेंगे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और आकर्षित करने की इस क्रिया को वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब वैद्युत आवेश के बाद में हम समझते हैं कि हमारा सुचालक और कुचालक क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक क्या होता है और ऊष्मा का कुचालक क्या होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं सुचालक। अच्छा, सुचालक को हम चालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चालक। सुचालक को हम क्या कह सकते हैं? चालक भी कह सकते हैं। अब समझिए आप कि सुचालक क्या होता है। तो भैया सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए वो सुचालक कहलाता है। जैसे कि आपका लोहा हो गया। अब बताओ, अगर लोहे में हम चाहें तो आसानी से धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, यानी करंट को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, क्या हो गया? तांबा हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से स्टील हो गया,
इसमें भी हम आसानी से धारा क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं कि नहीं भाई। जिस भी वस्तु में, जिस भी तत्व में, जिस भी पदार्थ में हम धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं वो सुचालक या चालक कहलाता है। सुचालक समझ गए। इसके बाद हम समझते हैं कि कुचालक क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि कुचालक कह सकते हैं या अचालक कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, अचालक कह सकते हैं। ये क्या होता है, तो जिसमें हम धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते, जिसमें हम धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते वो कुचालक या अचालक कहलाता है। जैसे कि सूखी लकड़ी हो गया, क्या हो गया, सूखी लकड़ी। अब अगर हम सूखी लकड़ी में धारा प्रवाहित करें, यानी कि करंट को बहाएं, करंट को प्रवाहित करने का प्रयास करें, तो क्या सूखी लकड़ी में करंट आएगा? नहीं आएगा। सूखी लकड़ी में करंट नहीं आएगा, इसलिए सूखी लकड़ी क्या होगी, धारा का कुचालक होगी। इसी तरह से हम मोम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मोम। अब मोम में भी अगर हम धारा प्रवाहित करना चाहें तो क्या उसमें धारा प्रवाहित होगी? उसमें भी सुगमता से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है ऊष्मा का सुचालक कहलाता है, और जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है ऊष्मा का कुचालक कहलाता है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है। ये पढ़ लिए हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत विभव और विभवांतर। समझते हैं वैद्युत विभव व विभवांतर। अब इसको आप आराम से समझिए। तो पहले हम समझते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, तो देखिए जब अनंत से कोई धारा आती है, अनंत से और एकांक समय में, अनंत से एकांक समय में धारा आ जाए, ठीक है ना, क्या आप कहेंगे कि अनंत से एकांक समय में, ठीक है ना, अनंत से एकांक समय में धारा को लाने में जो एकांक समय लगता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक में यानी कि एक बिंदु तक, अनंत मान लीजिए अनंत है, अनंत जिसकी दूरी को मापा ना जा सके वो अनंत होता है। तो अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो धारा प्रवाहित होगी वो वैद्युत विभव कहलाएगी। और विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु हैं कोई, मान लीजिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित करने में यानी कि इसमें धारा भेजने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद में हम समझते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। इसके बाद हम समझते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा क्या होती है समझिएगा ध्यान से। वैद्युत धारा की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि जब हम दो तारों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, दो तार हैं, मान लीजिए एक यहाँ से कोई तार यहाँ है और एक यहाँ से कोई तार यहाँ को है, ये थोड़ा ऊंचाई पर है और ये थोड़ा नीचे है, ठीक है ना, ये थोड़ा ऊंचाई पर है और थोड़ा सा नीचे है। जब इन तारों को हम यहाँ आपस में जोड़ देते हैं, जब दो तारों को हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में ऊपर से आता है धन आवेश यानी कि धनात्मक धारा आती है और नीचे से ऋणात्मक। तो ऋणात्मक नीचे से ऊपर धनात्मक की ओर जाती है और धनात्मक ऊपर से नीचे ऋणात्मक की ओर आती है। और ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक इसमें धारा बराबर ना हो जाए, जब तक धारा इसमें बराबर ना हो जाए। और जब धारा इसमें बराबर हो जाती है तो यही वैद्युत धारा कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वैद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि दो तारों को आपस में जोड़ने पर,
दो तारों को आपस में जोड़ देने पर नीचे से ऋणात्मक धारा ऊपर की ओर बहती है और ऊपर से धनात्मक धारा नीचे की ओर बहती है, और ये धाराएं आपस में तब तक बहती रहती हैं जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए। जो तार है हमारा, ये धारा से जब तक पूरी तरह से भर ना जाए, और जब ये पूरी तरह धारा से भर जाता है तो ये वैद्युत धारा कहलाता है। और इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत धारा का प्रभाव, यानी कि वैद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ बहती है, तो आप कहेंगे कि वैद्युत धारा जो है भैया ये माइनस से प्लस की ओर बहती है, माइनस से प्लस की ओर बहती है, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहती है। वैद्युत धारा किधर से किधर बहती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, माइनस से प्लस की ओर धारा जो होती है वो क्या करती है? बहती रहती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा कुंजी के बारे में, ठीक है। अब हम समझते हैं कुंजी के बारे में। देखिए कुंजी क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं। कुंजी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कुंजी को समझना। कुंजी जानते हैं ना भाई, घरों में जो आपके लगा होता है, जैसे घरों में आप वायरिंग करवाते हैं, ठीक है, नई नई बिजली लगवाते हैं, लाइट लगवाते हैं, तो जब आप बिजली को लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है, घर में एक कुंजी लगाई जाती है, ठीक है ना, जिसको हम फ्यूज वगैरह भी कह सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है पहले ये समझिए। तो कुंजी का काम होता है कि वैद्युत धारा को जोड़ना या तोड़ना, वैद्युत धारा को जोड़ना या तोड़ना कुंजी कहलाता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि वैद्युत कुंजी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे कि वैद्युत धारा को जोड़ना या तोड़ना क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। अब कुंजी कितने प्रकार की होती है भैया? तो कुंजी होती है दो प्रकार की। पहली होती है प्लग कुंजी, पहली होती है प्लग कुंजी, और दूसरी होती है दाब कुंजी, दूसरी होती है दाब कुंजी। प्लग कुंजी, दाब कुंजी। प्लग कुंजी का काम कहाँ होता है? जहां पर धारा को लगातार बहना हो, जहां धारा लगातार बहती है, रुक रुक कर नहीं बहती, लगातार बहती है, वहां पर हम लगाते हैं प्लग कुंजी। और जहां पर धारा क्षण भर के लिए भेजना हो, यानी बस कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए धारा को भेजना होता है, तो वहां पर लगाते हैं दाब कुंजी, ठीक है। तो अगर कोई कुंजी पूछे तो आप कहेंगे कि वैद्युत धारा को जोड़ने या तोड़ने की क्रिया कुंजी कहलाती है, और जहां धारा लगातार भेजनी हो वहां प्लग कुंजी का प्रयोग करते हैं, जहां पर धारा कुछ पल या कुछ क्षण के लिए भेजना हो वहां दाब कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी आपके समझ में आया, ठीक है। अब कुंजी को समझने के बाद में अब आगे हम क्या समझते हैं? अब हम समझते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में, ठीक है ना। अब समझते हैं भैया सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल समझते हैं ना? अरे भाई ये वही सेल है जिससे आप अपनी वॉच में यानी घड़ी में लगाते हैं, टेलीफोन में लगाते हैं, विद्युत घंटी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है? सेल होता है। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल होते हैं दो प्रकार के। सेल होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक सेल, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। क्या होता है? द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। सेल होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। अब समझते हैं कि प्राथमिक सेल, पहले समझते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके बारे में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि जिसको हम केवल एक बार प्रयोग करने के बाद में फेंक देते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाता है। जिस सेल को हम एक बार प्रयोग करते हैं दोबारा उसे चार्ज नहीं करके प्रयोग कर सकते, यानी कि दोबारा उसे हम चार्ज नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं? देखिए प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है डेनियल। डेनियल सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है आपका लैक्लांसे। क्या होता है? लैक्लांसे, ठीक है। डेनियल सेल और लैक्लांसे सेल, ये कौन सा सेल है? ये प्राथमिक सेल है।
इसको हम केवल एक बार प्रयोग करके फेंक देते हैं, इसे दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। और बात करें कि इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, अगर बात करें कि इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं विद्युत घंटी में। इसका उपयोग हम करते हैं कहाँ, विद्युत घंटी में। और कहाँ करते हैं, और करते हैं इसका उपयोग टेलीफोन में। कहाँ करते हैं, टेलीफोन में। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसका प्रयोग केवल हम एक बार करते हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। ठीक है, और ये डेनियल और लेग्रांसे ये दोनों प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इनका प्रयोग विद्युत घंटी में करते हैं और टेलीफोन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमारा होता है द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल के बारे में समझते हैं। तो द्वितीयक सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम चार्ज करके पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा सेल जिसको हम चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाता है। और द्वितीयक सेल के अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि संचायक सेल। क्या, संचायक सेल। संचायक सेल कैसा सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। संचायक सेल कैसा सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, यानी कि इसको हम चार्ज करके दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। अगर बात करें कि इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं मोटर कारों में। कहाँ करते हैं, मोटर कारों में। ठीक है, मोटर कारों में, मोटर गाड़ियों में, बाइक में। बाइक में आप बाइक चलाते हैं, बाइक में बैटरी लगी होती है, वो बैटरी कैसी होती है, वो होती है संचायक सेल की बनी। तभी तो एक बार उसका चार्ज खत्म हो जाए, बाइक को चलाते हैं, फिर से वो चार्ज हो गई और फिर से काम करने लगती है। मोटर कार यानी कि कार आपके पास हो तो कार में भी कौन सी बैटरी लगी होगी, संचायक सेल ही लगा होगा, ताकि वो चार्ज हो जाए दोबारा और फिर से आपकी लाइट जलने लगे, दोबारा प्रयोग में आ जाए। तो जिसको हम चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं वो संचायक सेल होता है। जिसको चार्ज करके दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते वो डेनियल और लेग्रांसे सेल होते हैं। ये आते हैं प्राथमिक श्रेणी में और ये आते हैं द्वितीयक श्रेणी में, द्वितीय सेल में। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे कंटिन्यू। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के जबरदस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम को अंजाम दीजिए। आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। बस कंटिन्यू आपको मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत में आपको पीछे नहीं हटना है, कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।